स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो हम बात करेंगे क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए और बातचीत होगी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र पर। सेक्शन सी में जो सवाल किए गए हैं मॉडल सेट 1 का, आज उसी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहला जो प्रश्न पूछा हुआ है सेट 1 में, सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं केवल, जो कि 5 अंक के प्रश्न हैं। इसी ढंग से आपको सेक्शन बी और सेक्शन ए भी आपको करवा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चूंकि अभी विद्यार्थियों को सेक्शन सी में आ रहा था, इसी वजह से हम पहले सेक्शन सी करवा रहे हैं। देख लीजिएगा सेट 1 में, है ना, सेट 1 आप देखें तो सेट 1 का जो सेक्शन सी है ना, सेक्शन बात कर रहे हैं खंड यानी कि सी, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है कितना, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक को परिकलित कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। क्या सहसंबंध के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। सहसंबंध होता क्या है कि दो चरों के बीच में किस प्रकार से आपस में वो परस्पर संबंधित है ना, यानी कि दो चर कैसे परस्पर संबंधित होते हैं। इसे हम संख्यात्मक रूप में सांख्यिकी में चूंकि पढ़ रहे हैं तो संख्यात्मक रूप में देखेंगे कि दोनों किस प्रकार से संबंधित है। जैसे देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर क्या, x इक्वल टू दिया हुआ है -3 -2 -1, फिर 1 दिया हुआ है, 2 और 3। इसी ढंग से y भी दिया हुआ है। y कितना है, तो y है 9 4 1, फिर से 1 4 और 9। अब इसे हल करेंगे तो इसके लिए दो मेथड हम लोग जानते हैं। एक तो जानते हैं कार्ल पियर्सन विधि और दूसरा स्पेयरमैन विधि, जिसे श्रेणी अंतर विधि कहा जाता है, या फिर आप उसे रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, जैसे आप कह लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना इसे आसान होगा। डायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं, सो देखिए, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे x² और आगे फिर निकालेंगे y², और फिर क्या करेंगे x × y, ठीक है ना। देखिएगा x का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर से यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार से y का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे 81, फिर 16, फिर कितना 1, फिर 1, फिर इसका 16 और 9 का फिर 81। x × y करना है तो इन दोनों को यानी कि मल्टीपल करना है। माइनस में आ जाएगा कितना 27, इसको मल्टीपल कीजिए -8, यहाँ पर दोनों को मल्टीपल कीजिए माइनस में 1, यहाँ पर मल्टीपल कीजिए 1, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 8, और यहाँ पर दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 27। अब करना क्या है, सबको जो है समेशन कर देना है, सबको जोड़ना होगा आपको, है ना। अब x को भी जोड़िए, y को भी जोड़िए, y² को जोड़िए, x² को जोड़िए और xy को जोड़िए, सबको जो है जोड़ लेना है। कैसे लिखेंगे, सिग्मा x कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जितना नेगेटिव वाली वैल्यू है उतना ही पॉजिटिव वाली वैल्यू है, 0 हो जाएगा। सिग्मा y आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 और 4 13 और 1 14, और उतना ही वैल्यू इधर भी है, यानी कि यह आ जाएगा 28, है ना, 28 आ गया। यहाँ पर देखो ये भी आपका 28 आ जाएगा, जो कि आपका x² है ना, x² आपका आ गया सिग्मा x² 28। सिग्मा y² कितना आएगा, सिग्मा y² का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 6 7 8 9, और यहाँ पर हो गया आपका कितना 6, यानी कि 15 और 1 16 का 6, और यहाँ पे बच गया कितना 1, 9 8 और 1 9 10 10, और ये आपका 18 हो गया, 18 और 1 19, यानी कि 196। यहाँ पर आप देखिए x × y कितना आएगा, तो ये आपका देखिए जितना इधर नेगेटिव वैल्यू है उतना ही इधर पॉजिटिव वैल्यू है, 8 हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे आगे निकालिए, तो इसका सूत्र हम लगाते हैं क्या, r इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए सिग्मा x × y माइनस, देखिएगा यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा, क्या हो जाएगा सिग्मा x × में सिग्मा y, ठीक है, डिवाइडेड बाई n कहाँ से लाएंगे, तो इसे काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, है ना, तो यानी कि n = 6 है, फिर डिवाइडेड बाई
रूट अंडर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है ना। इसी ढंग से ठीक हम y का भी प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इंटू है सिग्मा कितना वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n। इस सूत्र पर बैठाने से पता चलेगा आपको कि सिग्मा एक्स वाई तो हमारा 0 है, ठीक है, 0 पुट कर दिया। सिग्मा x भी हमारा कितना है देख लीजिए 0 है, ठीक है ना। और सिग्मा y कितना है 28 है, 28 कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। जैसा मैंने पहले कहा था आपको कि n कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा चूँकि आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका है 28, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स आपका है 0 यानी कि 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू में क्या हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर आपका देख लीजिए 196 है तो 196 पुट कर दीजिए माइनस आपका कितना हो जाएगा सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई हमारा है 28 यानी कि 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, है ना। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर देख लीजिए 0 है और यहाँ पर भी इंटू करेंगे 28 और 0 में, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू ही ऊपर का 0 आ जा रहा है। तो 0 को अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा। इसलिए कहेंगे कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या निकला कोरिलेशन वो 0 निकला। इस तरह से हम कमेंट क्या करेंगे, जो टिप्पणी करने के लिए कह रहा था वो उस पर हम क्या करेंगे टिप्पणी कि भाई x और y के बीच में परस्पर कोई निर्भरता नहीं पाई गई, यतः x तथा y के बीच कोई सहसंबंध नहीं है, जिसे हम शून्य सहसंबंध भी कह सकते हैं। मात्र आपको इतना सा टिप्पणी कर देना है। वैसे तो मैंने जो ये टोटली जो PDF हमने तैयार किया हुआ ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 10 तारीख को, है ना, 10 जून को आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से ये पूरा सॉल्यूशन आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, फिलहाल के लिए, नहीं तो हम तो PDF में प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं। सिर्फ आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से सॉल्व प्रश्नों को किया जा रहा है। हटा दें, पहला प्रश्न तो सॉल्व हो गया सेक्शन सी का। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, है ना। इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि वे विद्यार्थी भी आसानी से प्रश्नों को समझें और परीक्षा में ऐसा ना हो कि परीक्षा में प्रश्न तो पूछे गए लेकिन सॉल्व भी नहीं कर पाए, है ना, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 15 के बाद हम 16 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ा से मध्यका की गणना कीजिए। मध्यका निकालते कैसे हैं भाई, तो यहाँ पर हम इसे मीडियन कहते हैं ना मध्यका को। तो दिया हुआ है हमारा क्या वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, वर्ग अंतराल जिसे हम क्लास इंटरवल या फिर हिंदी में या फिर अंग्रेजी में हम शॉर्ट में क्या कहते हैं CI। वर्ग अंतराल को क्या बोला जाता है CI, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, इतना ही दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है साथ में, है ना, बारंबारता जिसे हम आवृत्ति कहते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और शॉर्ट में F बोलते हैं इसे। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5, 6, 7 और 2, ठीक है। अब देखिए मध्यका ज्ञात करने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा जिसे हम संचयी आवृत्ति या फिर संचयी बारंबारता कहते हैं। ये कैसे निकलता है 5 रहने दीजिए पहले, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 7 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा F या फिर जिसे हम N भी कहते हैं, ये टोटल हमको काउंट करने के बाद कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या निकालेंगे M इक्वल टू क्या निकालेंगे N/2 मद, ठीक है ना, N/2 मद। अब यहाँ पर N क्या होगा, N तो हमने नोट किया 20, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 डिवाइडेड बाई 2 मद, ठीक है ना, यानी कि आइटम। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10वां मद, इस प्रकार से। और 10वां मद मतलब कितना हुआ
कि ये जो 10वां मद है ना, क्या लिखेंगे, 10वां मद है ना का, है ना, 10वां मद संचयी, है ना, संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता या फिर आवृत्ति जो भी लिखे, संचयी आवृत्ति। देखिए 10 किस में लाइज कर रहा है, क्या इसके अंदर 10 आ सकता है, नहीं, ये तो खुद ही कम है, इसके अंदर आ सकता है ना, चूंकि 11 है, 11 के अंदर में तो 10 आता ही है, 11 के अंदर में। इसके सामने जस्ट देखिएगा तो वर्ग क्या है, 10 से 20। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि 10वां मद संचयी आवृत्ति, है ना, 11 में आता है, क्या लिखेंगे, आता है, ठीक है, कॉमा इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद क्या लिखिए, जिसकी, है ना, जिसकी आवृत्ति या फिर जिसका बारंबारता या फिर जिसकी आवृत्ति, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जिसकी आवृत्ति कितनी है, तो हम देख रहे हैं इसकी आवृत्ति है 6, 11 की आवृत्ति सर 6 है ना, 6 है, जो या फिर जिसका, है ना, जिसका वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 20 है, तो लिख दीजिए 10 से 20 है, ठीक है ना। इस तरह क्या लिखेंगे आप, इस तरह कोमा L1 आपका कितना हो जाएगा, L1 मतलब लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट है, जो वर्ग अंतराल है 10 से 20 है ना, इसका लोअर लिमिट निम्न सीमा की क्या हो जाएगा 10, और L2 आपका हो जाएगा उच्च सीमा जो कि कितना है 20। I कैसे निकलता है, तो L2 माइनस L1 करके, L2 हमारा 20 है, L1 कितना है 10 है, तो L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 10, यानी कि I हमारा हो जाएगा सीधा 10। और क्या चाहिए, F चाहिए, F हमारा कितना है, तो फ्रीक्वेंसी हमने बोला कि 6 है, लेकिन CF जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसके जस्ट सामने आना और इससे ऊपर चले जाना, इसको कहते हैं CF, आवृत्ति के जस्ट सामने के ऊपर वाले को CF बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे है ये 5। अब सारा वैल्यू चूँकि हमने नोट कर लिया है, अब इस पर जो है सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा देख लेते हैं, ठीक है। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगता है, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न जो भी होंगे थ्योरेटिकल, उस पर भी हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकली, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% गारंटी है। चूँकि थ्योरेटिकल पोर्शन में अब तक जो हमारा प्रयास रहा है वो ये रहा है कि हम आपको सही और सटीक तरीके से सॉल्व करवाएं, है ना। चलिए हटाते हैं इसे और आगे के जो हैं सॉल्यूशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम नोट करें फॉर्मूला, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा L1 प्लस क्या लिखेंगे हम, m माइनस CF डिवाइडेड बाई क्या F इंटू क्या I। अब देखिएगा L1 कितना है 10 है, m हमारा कितना निकला है 10, देख लीजिए m हमारा 10 है, और CF कितना होगा 5, देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है। F हमारा कितना है 6 है, I हमारा देख लीजिए कितना है 10, ठीक है ना। आगे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 5, ये नीचे में तो 6 है, इंटू 10। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, अन्यथा मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं, तो कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड करके आपका ये, तो यहाँ पे आ जा रहा है 8, चूँकि 8 6 48, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका ये, मल्टीपल कर लो, ठीक है। हमें भी भाग में थोड़ा दिक्कत होता है भाई, तो यहाँ पे 8 बार में कट रहा है, ये 2 आ गया, 10 मिनट डालेंगे 0 6 3 18, 8.3 सॉरी, है ना 8.3 18.3, यानी कि m जो आया आपका वो आ गया कितना 18.3, सही जवाब है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगता हो, ठीक है। इसके बाद है आपका जो वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये सब, है ना। बेसिकली ये सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए जो कि
चाहे तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स हों या ना हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये एक ऐसे कंसेप्ट होते हैं, है ना, हर एक विषय में कुछ ऐसा ऐसा ज्ञान होता है जो कि हम लोगों को उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो उसी लेवल का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न जो 17 नंबर क्वेश्चन में था, है ना, ये तो 16 सॉल्व हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका मॉडल प्रश्न में सेक्शन सी का, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, हटा दें पहले इसको, फिर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट नोट भी करेंगे। बाकी तो पीडीएफ में मेंशन किया ही गया है, ठीक है, बाकी चीज़ें पीडीएफ में मेंशन कर दी गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। बताइए गरीबी क्या होता है ना। निर्धनता का मतलब क्या हो गया, गरीबी। गरीबी हम किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा। समाज का एक ऐसी कह सकते हैं स्थिति, है ना, समाज की एक ऐसी स्थिति, या फिर कह सकते हैं कि समाज के अंदर लोगों की वह अवस्था, देखिए पूरा देश भी ले सकते हैं और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में भी हम लोग गरीबी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। लेकिन मूल जो चीज़ें होती है गरीबी को डिफाइन करने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होगा क्या, कि क्या कोई देश या फिर किसी देश का कोई व्यक्ति, क्या वो अपनी सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य है या नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति है और वो ये समझ रहा है कि हमारे पास तो संसाधन इतने हैं, या फिर जो है धन इतना है, संपत्ति इतना है, लेकिन हमारी उसी धन से सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना, चलो भाई छोड़ो उसको, सारी आवश्यकताएं, लेकिन आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है ना। तो यहाँ पर उन लोगों को गरीब नहीं माना जाएगा। जो लोग आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं उन्हें गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन हम कहें कि समाज का एक ऐसा वर्ग, है ना, या फिर समाज का एक ऐसा हिस्सा जो कि अपनी आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब अगर नहीं जुटा पा रहा है तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे। या फिर ऐसा देश जो कि इन सारी चीज़ों को जुटा पाने में असमर्थ है लगभग, है ना, तो उस देश को भी हम लोग निर्धन देश कहेंगे, ठीक है ना। भारत की स्थिति ही भी कुछ ऐसी ही है, भारत के लोगों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है ना, भारत की स्थिति भी और भारत के लोगों की स्थिति भी। ऐसा कहा जाता है और बहुत सारी किताबों में ये लाइन बहुत अच्छे से लिखा गया है ना, हाईलाइट करके, कि भारत एक निर्धन देश है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसके पहले भी अगर एक सेंटेंस देखें तो बहुत एकदम हाईलाइट करके उसको भी लिखा गया है कि प्रकृति ने भारत को बहुत सारी चीज़ें दी है ना। भारत एक अमीर देश है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ये सेंटेंस जब लिखा जाता है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को याद पहुँचता है, ठेस लगता है, मन को भी ठेस लगता है। और हमारे जो वास्तविक जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होता है कि हमारे देश में जो कर्ता धर्ता हैं, जो आर्थिक जगत के सलाहकार हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर जो ऐसे पोस्ट पर बैठे हुए हैं जो पूरे देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, खास करके आर्थिक नीतियां, तो कहीं ना कहीं वो नीतियां बनाने में या तो असफल हो रहे हैं या फिर नीतियां बना रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। तो इन सभी कारणों से जो है वो भारत के अंदर नहीं बल्कि किसी भी देश के अंदर जब भ्रष्टाचार हो, जब अशिक्षा हो, या फिर शिक्षा का स्तर कम हो कह सकते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उस देश में जो है भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से या फिर समाज की अन्य कुरीतियों के कारण जो है वो देश में गरीबी रहेगी ही, है ना। गरीबी रहना उस दशा में स्वाभाविक है। इसीलिए हम कहेंगे कि गरीबी होने के लिए कोई एक कारण नहीं है, ये एक जटिल समस्या है और इसे सॉल्व करना भी जटिल होगा। इसीलिए इसके कई सारे जो है कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं इसे टू दी पॉइंट कि ये सब कौन से कारण है जिसके कारण कोई एक व्यक्ति गरीब बना रहता है या फिर कोई एक देश गरीब होता है। कौन कौन से कारण हैं हमने सबसे पहले नोट किया है भारत के संदर्भ में। अगर बात करें, चूंकि भारत के संदर्भ में नहीं दिया हुआ प्रश्न आपका, सीधा लिखा हुआ है कि निर्धनता के कारणों को लिखिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में अवगत करवाना है, ठीक है ना। वैसे ये कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ रहे हो तो आंकड़ों का बोझ आपको लेकर के नहीं चलना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको जो है तुलनात्मक अध्ययन कर लेना, दूसरे अन्य देश जो कि चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, इन सारे देशों से अगर आप तुलना कर पा रहे हैं अपने देश का, तो निश्चित तौर पर आपको ये बेसिक सिर्फ जानकारियाँ लेनी है। लेकिन यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा आता है कि भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण हैं। तो इसे हम लोग टू दी पॉइंट अगर समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमने पॉइंट नोट किया है क्या
कि भारत में निरंतर जो जनसंख्या है वो तेजी गति से बढ़ रहा है और वो हमारा जो है सबसे पहला कारण होगा गरीबी का या फिर निर्धनता का, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करने की अब जरूरत है कह लीजिए। तो भारत जैसे देशों की एक गरीबी के लिए जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है भारत के अंदर में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या दर, ठीक है ना। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि जन्म दर जो है हमारा एक समझिए तो कंट्रोल से बाहर है, और ऑपोजिट हम कुछ देखें तो कुछ देश के अंदर में सुधार भी हुए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी हुआ है देश के अंदर में, और इसके चलते कहीं ना कहीं मृत्यु दर जो है वो पीछे छूट गया है ना, और जन्म दर जो है वो तेजी से हो रहा है। और यही वजह है कि भारत में तेजी से बढ़ती या फिर निरंतर बढ़ती जनसंख्या जो है वो भारत में गरीबी का पहला कारण है, क्योंकि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों को आधारभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, रहने के लिए घर या फिर आवास की जरूरत होगी, और अगर हम इसे पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे तो इसे ही लोगों को तो गरीब कहा जाता है, ठीक है ना। तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि जो है भारत में गरीबी का पहला कारण है। दूसरा हमने नोट किया है बेरोजगारी। बेरोजगारी आज के समय में बात करें भारत के संदर्भ में विशेष करके तो बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या भारत की बनती जा रही है गरीबी के बाद, ठीक है ना। लेकिन ये लगता है कि गरीबी से भी आगे एक बड़ा प्रश्न बन करके रह जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है वो असमर्थ भी हो जाता है और पक्का वो निश्चित तौर पर से कह सकते हैं गरीब भी बनेगा आगे चल करके। तो इसीलिए एक प्रश्न भी शायद आपसे पूछा हुआ था, आपके ही मॉडल प्रश्न में डाला हुआ है, शायद सेक्शन बी में सवाल है वो, कि क्या गरीबी और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है या नहीं। हालांकि बात करेंगे उस पर भी। यहाँ पर बात करें कि बेरोजगारी किस प्रकार से गरीबी को बढ़ावा देता है, तो ये चूंकि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड प्रश्न है इसलिए मैंने बात कर दिया। तो इसे समझने के लिए हम एक बात लेते हैं। हम हमेशा एक चीज़ पढ़े हुए हैं कि देश के अंदर में जो अशिक्षित लोग हैं आप उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उन्हें आप कुछ भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा क्या होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबे समय तक उन्होंने पढ़ा लिखा भाई, सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को उन्होंने समझाया है। आप जो है अब उसे क्या समझाया जा सकता है ना, जो समझा हुआ पहले से कंसेप्ट को, जो चीज़ों को समझ चुका है, जो समस्याओं को समझ चुका है, आप उसे कैसे समझा सकते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि अनपढ़ लोगों को समझा सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बेरोजगारी भी हमारे देश में कुछ ऐसी ही है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और शिक्षित बेरोजगार लोग जो है ना बहुत देश के लिए खतरनाक भी होते हैं अगर इन्हें सही वक्त पर रोजगार का अवसर ना मिला तो, है ना। कहा जाता है हमारे झारखंड में खास करके, पढ़ लिख के भले पार खेवे मैया बप्पा के कपार, बहुत ही प्रचलित ये जो है हम लोग सेंटेंस बहुत पहले से ही सुने हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बोला कि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हुई है उससे कम ही अनुपात में रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं देश के अंदर, और इसी वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या और अल्प बेरोजगारी। अल्प ये बेरोजगारी क्या होता है कि कुछ लोगों को दिन भर के लिए चूंकि रोजगार चाहिए भाई 8 घंटे कम से कम, लेकिन किसी को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे काम मिला और उसके बाकी जो समय है दिन भर के उसमें वे खाली बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को अल्प बेरोजगार का शिकार माना जाता है, यानी कि अल्प रोजगार है, ना ही वो पूरी तरह से रोजगार में है और ना ही पूरी तरह से बेरोजगार में है, भाई बीचों बीच में फंस चुके हैं वो, समझिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, अल्प रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कहेंगे। तो देश में अल्प रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है और देश में बेरोजगारी का दर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हुआ है उससे कहीं ना कहीं कम ही अनुपात से हमारे देश के अंदर में रोजगार का सृजन हुआ है, रोजगार के अवसर कम विकसित हुए हैं भारत के अंदर में, और ये सबसे बड़ा कारण है निर्धनता का। अगला हमने लिखा हुआ है कम प्रति व्यक्ति आय। अगर भारत के अंदर में हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है, देखिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है कैसे, जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसे हम टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, तो हमारा निकल जाता है क्या, प्रति व्यक्ति आय। जैसे मान लीजिए, मानने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि देश के अंदर में 10 लोग हैं और 10 लोगों की टोटल आमदनी देखी गई तो यहाँ पर पता चला कि 1000 रुपये है। तो बताइए एक व्यक्ति का आमदनी कितना है, 100 रुपये, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय हो गया। अब बताइए कि अगर देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगा लोगों का, तो क्या उनका अधिकांश हिस्सा सेविंग में जाएगा, निवेश में जाएगा या फिर उपभोग पर? आप निश्चित तौर पर कहोगे कि सर पहले वो उपभोग करेगा, है ना। उपभोग हमारा एक अनिवार्य कह सकते हैं आर्थिक क्रिया है देश के अंदर, और उसके बाद ही सेविंग की प्रक्रिया लोग अपनाते हैं, ठीक है ना। पहले खाने पीने के लिए तो हो जाए, फिर सेविंग का बाद में सोचेंगे। यही हालत भारत की है। भारत का अधिकांश जो हिस्सा है इनकम का
वो लोगों का चला जाता है उपभोग पर खर्च होने के लिए, है ना, उपभोग पर ज़्यादातर खर्च हो जाता है। भारत का आप एमपीसी भी देखेंगे, जिसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। और आप ये तो जानते हैं कि जिस देश का एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होता है उस देश को गरीब माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश हिस्सा उसका जो है उपभोग पर खर्च हो जाता है, ठीक है ना, और सेविंग का हिस्सा बहुत कम रहता है। और सेविंग ही कम है तो फायदे के लिए कहीं दूसरी जगह निवेश कर पाएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि उनका पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। तो तीसरा और चौथा हमने कारण यही लिखा हुआ है कि भारत में पूंजी निर्माण की दर भी कम है। प्रति व्यक्ति आय भी समझा दिया। पूंजी निर्माण की दर कम क्यों है? चूंकि सेविंग हमारा कम हो जा रहा है। सेविंग कम क्यों है? चूंकि हमारा इनकम कम है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक साइकिल बना हुआ है, समझिए। तो इनकम कम, फिर हमारा जो है उपभोग तो ठीक ठाक है जैसा है, लेकिन बचत कम, और बचत कम तो निवेश कम, निवेश कम तो पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है। और पूंजी निर्माण की दर कम होगी, इसका मतलब फिर से जो आउटकम्स होंगे या फिर जो इनकम होगा वो कम हो जाएगा, और फिर से वही रिपीट चलते रहेगी चक्र, है ना। अगला हमने लिखा हुआ है दोषपूर्ण विकास की रणनीतियां। बहुत ही जबरदस्त, सुनिएगा जरा ध्यान से। इसे राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक है ना। मेरा आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर में बंधे रहिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारे देश में क्या है, जो भी रणनीतियां बनी है, अब से हम बात करें पुरानी, जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया, तो बहुत तेज़ी से हमारे देश को जो है विकास की ज़रूरत थी। चूँकि बहुत हद तक जो है अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त भी हुआ था, अंग्रेजों ने ऐसा कुछ रहने ही नहीं दिया था, समझिए तो, है ना। लगभग संसाधन जो थे उनको एक सही आकलन कर पाना और देश के अंदर में बेरोजगारी या फिर गरीबी का सही अनुमान लगा पाना बहुत बड़ा चुनौती था हमारे देश के लिए। और तब से लेकर के आज तक जैसा भी जो भी आंकड़ा रहा, जो भी आंकड़ा निकला, और उस समय से लेकर के अब तक देश के अंदर में जो भी नीतियाँ या फिर कार्यक्रम बने, वो कहीं ना तो कहीं कह सकते हैं कि देश में अनेक जो कुरीतियाँ हैं, खास करके भ्रष्टाचार, या फिर कह सकते हैं कि जो एक पोस्ट होता है ना, जो लेबल होता है, उसके अंदर जो कई सारे लोग सिस्टम में घुसे होते हैं, कहीं ना कहीं वो मामले को गड़बड़ कर देते हैं। कागजी मामले अलग होते हैं और वास्तविक जो जीवन होता है उसमें अलग हो जाता है, फर्क हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर में कि दोषपूर्ण जो है वो हमारे अंदर देश के अंदर जो है विकास की रणनीतियाँ तैयार हुई है। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक जो भी योजनाएं बनाई गई है उसमें से ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो असफल हो गई है ना। ये असफल होने का बहुत सारा हालांकि कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर योजनाएं असफल होने का मतलब भी हम समझते हैं भाई कि देश में जो है वो भ्रष्टाचार की मात्रा कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जो योजनाएं, जो कार्यक्रम गरीबों तक पहुँचना चाहिए, है ना, या फिर जो वास्तविकता धरातल तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है ना। लोग उतने जागरूक भी नहीं हैं, शिक्षा का स्तर भी उस हद तक नहीं है, तो जागरूकता का अभाव भी हमारे जो देश में गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, ठीक है ना। और दोषपूर्ण विकास की रणनीतियाँ तो बता ही दी आपको, ठीक है। तो गंदी राजनीतियों के कारण भी देश में जो है वो गरीबों की संख्या जो है वो कम नहीं हो पाई है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, योग्य साहसी का अभाव। योग्य साहसी का मतलब क्या होता है? साहसी मतलब हुआ ऐसे कोई व्यक्ति, है ना, जो कि साधनों को उत्पादन की क्रिया में लगाने का हिम्मत और साहस करता है, उसे हम साहसी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, है ना। अब ऐसे लोगों की संख्या अगर देश में कम होगी तो पक्का है वो औद्योगिक विकास जो है तीव्र गति से देश के अंदर नहीं हो पाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं रोजगार के नए नए सृजन नहीं हो पाएंगे। और इसकी वजह से आपको पता है चूंकि रोजगार नहीं है, यानी कि लोग बेरोजगार हैं, तो गरीबी फैलना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये सभी कारण मैंने बता दिया आपको गरीबी का, यानी कि निर्धनता का, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 पर बात करते हैं, सेक्शन सी, सेट नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। इसमें प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है, ठीक है ना। जैविक कृषि होता क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जैविक कृषि का मतलब है कृषि की एक ऐसी विधि जिसमें रसायन उर्वरकों, रसायन कीटनाशकों वगैरह का प्रयोग ना करके हम वहाँ पर हरी खाद, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि केचुआ जो होता है वो किसानों के लिए एक समझ लीजिए तो ऐसा फलदायी जीव है जो कि उसके प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा देता है ना। किसानों की जो खेतों में जो प्रोडक्शन या फिर उर्वरा होता है, कह सकते हैं मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसे बढ़ा देता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जैविक कृषि एक कृषि की ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना करके हरी खाद,
कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। अब ऐसी तकनीक करने से क्या लाभ है बताइए, ऐसी तकनीक का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। एक तो हम अगर केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हों या फिर जो कुछ भी हम केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो पहली चीज़ तो हमारी उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहेगी, यानी कि सतत रहेगा। तो सतत विकास से तो संबंधित है ही है मामला, है ना। अब यहाँ पर हम कहें कि जैविक कृषि ठीक है, सतत कृषि से संबंधित है, लेकिन डिटेल में भी जानेंगे इसे। तो यहाँ पर जैविक कृषि का पहला फायदा क्या हो गया कि हमारा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगी। दूसरा फायदा क्या है कि मिट्टी के अंदर जो कुछ कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं फलदायी है, ठीक है ना। और केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करने से ये छोटे छोटे जो कृषि मित्र जीव कहलाते हैं ये मर जाते हैं और किसानों को लाभ उचित नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ हम देखें कि फिर ये कृषि क्षेत्र में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक बार आपने अगर खेत में 2 kg खाद का इस्तेमाल किया है तो उसके अगले वर्ष आपको हो सकता है कि 3 kg या फिर 4 kg खाद इस्तेमाल करना पड़ जाए। यानी कि ये करता क्या है भाई, ये एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसे तुरंत बढ़ाता जरूर है लेकिन इसे नष्ट भी करता है साथ साथ में। इसीलिए हम लोग जैविक कृषि की तरफ अब बढ़ने का जो है सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो जैविक कृषि में क्या फायदा हो गया, पहला कि कृषि मित्र जीव सुरक्षित रहेंगे, दूसरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहेगी, तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि किसानों को जो है उचित लाभ मिल पाएगा। जैविक कृषि वाला जो फसल होता है ना वो क्वालिटेटिव होता है, कह सकते हैं गुणात्मक होता है, बहुत बेहतरीन फसल होती है वो। तो इसका एक और लाभ क्या हो जाएगा कि उत्पादकों को भी लाभ तो है ही, किसानों को तो लाभ है ही, साथ साथ में उपभोक्ताओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। कैसे कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है इसका मतलब सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उपभोक्ता बहुत बेहतरीन तरीके से इन फसलों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके सेहत पर नुकसानदायी कुछ चीज़ें असर नहीं करेगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखें तो हम जो है सिस्टमेटिक वे में आपको एक लेक्चर डाल देते हैं जैसा हमने लिखा हुआ है। हमने लिखा क्या कि जैविक कृषि कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जिसमें हम लोग यानी कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम या फिर ना के बराबर करते हैं, ठीक है ना। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें या फिर ना के बराबर करें, या फिर कृषि में हम रासायनिक उर्वरकों की जगह पर हरी खाद, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है ना, अच्छी मात्रा में। अब इसके लाभ क्या हैं, मैंने तो बता ही दिया कि भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहती है। जैविक कृषि जो है वो एक फायदा ये भी देता है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होता है ना। और तीसरा फायदा क्या है कि कृषि मित्र जीव भी जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं एवं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। एक और पॉइंट हमने नोट किया है कि इससे जो है वो उत्पादकों के लाभ के साथ साथ में उपभोक्ताओं को भी लाभ है। जैसे मैंने कहा कि गुणवत्ता अच्छी रहती है जैविक कृषि से किया गया फसल का, तो कहीं ना कहीं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। बोल रहा है क्या कि जैविक कृषि बहुत हद तक धारणीय विकास को बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सतत विकास से हमारा तात्पर्य ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि भावी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने में कोई समस्या ना हो। बात को समझिए, अभी हम क्या हैं, वर्तमान पीढ़ी हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को कहा जाता है भावी पीढ़ी। अब हमारे पास बोलिए संसाधन जो भी हैं, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है, ये सभी संसाधन हैं हमारे पास। क्या इन सभी संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हम सिर्फ उसका प्रयोग कर पाए और आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ होगी उस प्रयोग से वंचित रह सके? क्या आपको ऐसा प्रयोग करना है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को क्या करना है, अपनी ज़रूरतों के साथ समझौता किए बिना संसाधनों का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए। इसी को कहा जाता है सतत विकास। यही परिभाषा है सतत विकास का। और ये सतत विकास की जो परिभाषा है वो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में आई थी, ठीक है ना। कब आई थी? 1986 में शायद, ठीक है ना, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में आई थी ये पहली परिभाषा। तो हम जानते हैं कि जैविक कृषि में चूंकि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जैविक खाद
पोषक तत्व जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा बायोपेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है बल्कि पर्यावरण भी हमारे जो है प्रदूषित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैविक कृषि बहुत हद तक हमारे सतत विकास की धारणा को बढ़ावा देता है देश के अंदर। बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये भी हमारा जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझ लीजिए तो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ पर्यावरण से ही संबंधित, बोल रहा है कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपका, है ना, सेट 1 का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण शब्द का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। पर्यावरण का मतलब जो है वो होता है, इसे आप संधि विच्छेद अगर कर दे तो पर्यावरण हम कहते हैं परिआवरण, है ना, परिआवरण, है ना। परि का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है हमें जो घेरे हुए है चारों ओर से, समझ लीजिए एक प्रकार से, है ना। अर्थात पर्यावरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारे आसपास या फिर हमारे चारों ओर। अब देखिए पर्यावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी। पर्यावरण वास्तव में देखें तो बाहरी परिस्थितियों का परिवेश है। क्या है, बाहरी परिस्थितियों का परिवेश है, यानी कि हम यहाँ पर हैं कह लीजिए, और ये पूरा हमें जो क्षेत्र घेरे हुए है उस पूरे क्षेत्र को हम कह देंगे पर्यावरण। अब इसके अंदर सिर्फ जो है मानव नहीं आते हैं, पहाड़, झील, झरने, छोटे बड़े जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे सब शामिल हो गए पर्यावरण के अंदर। अब ये बताइए कि ये पूरा क्षेत्र एक ही तरह से फंक्शन करेगा? नहीं। सारे जीव क्या एक ही तरह की चीज़ों का उपभोग करेंगे? नहीं। आपने जैव विविधता पढ़ा होगा, है ना। और सारे जो यहाँ पर जीव हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड हैं कि ये चक्र टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैव विविधता यानी कि सारे जो जीव हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक किसी को नुकसान हुआ तो दिन प्रतिदिन जो है वो धीरे धीरे अन्य जीवों को भी नुकसान होगा और पृथ्वी से पुनः वो सारे जीव समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, हालांकि प्रकृति का ये सब सारा फंक्शन है। देखते हैं पर्यावरण में जो है कार्य क्या है पर्यावरण के। सबसे पहले हमने जो इसका डेफिनेशन लिखा है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। बोला कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण वास्तव में बाहरी परिस्थितियों का परिवेश है जो मनुष्य, पशु या पौधे की विकास, उनके रहन सहन एवं कार्य की स्थिति आदि को प्रभावित करता है। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर हम एक दूसरे से प्रभावित भी होंगे और एक दूसरे को हम प्रभावित भी करेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा होगा। आगे देखें इसके कार्य क्या हैं। बोला पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। ये जो पर्यावरण है ये संसाधनों की पूर्ति करता है। और संसाधन कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से संसाधन भाई? तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, है ना, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो 2 तरह के संसाधन हैं, ये संसाधनों की पूर्ति करता है ना। अब बताइए जिनका उपयोग हम संसाधनों का किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से करेंगे जैसा कि हमको जरूरत है और उसे हम भावी पीढ़ी के लिए भी छोड़ देंगे। तो पर्यावरण का सबसे पहला कार्य यही है कि यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना प्रयोग करते रहिए आप, है ना, जिसे यानी कि हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन। आगे क्या बोल रहा है? उन्हें हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जंगलों में पेड़, समुद्र में मछलियाँ, ये सब क्या है? हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन योग्य संसाधन क्या है भाई? तो वे संसाधन जिन्हें हम उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, है ना, क्या है ये? अनवीकरणीय संसाधन या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण जीवन धारण का सहायक है। पर्यावरण जो है वो जीवन धारण का सहायक है। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी छोटे बड़े जीव रहते हैं उन सभी जीवों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। कौन? पर्यावरण हमारा। ठीक है ना। पर्यावरण के अंतर्गत सूर्य, मिट्टी, जल एवं वायु को शामिल किया जाता है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है ना, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके साथ साथ में क्या लिखा हुआ हमने कि पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ है संसाधनों का निष्कर्षण
इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण में समावेशन क्षमता के भीतर है। पर्यावरण की धारण क्षमता जीवन धारण में सहायक है। देखिए, जो भी इस पूरे क्षेत्र के अंदर चीज़ें हैं वो फिर इसी क्षेत्र में समाहित हो जाना है ना। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाओगे, सब कुछ यहीं पर छोड़ जाओगे। वही चीज़ यहाँ पर होता है पर्यावरण के अंदर। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इस पूरे पर्यावरण के अंदर है वो इसी के अंदर पुनः समाहित हो जाएगा और फिर से पुनर्जनन का जो स्थिति है वो लागू हो जाता है ना। जैसे आदमी आया है तो जाएगा भी और वापस फिर आएगा भी। तो इस दुनिया का यही खेल है ना। इस दुनिया का यही रीति रिवाज है, जो आया सो जाएगा। दूसरा चीज़ देखिएगा है ना, तीसरा फंक्शन देखिएगा पर्यावरण का क्या है। बोला पर्यावरण अपशिष्टों का आत्मसात करता है। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले कहा, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें उपभोग करते हैं, मान लीजिए। अब ये उपभोग करने के बाद जाता कहाँ है, आपको पता है? आपके बचपन में आपने जो कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, वो कपड़े कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा और ना तो इसी दुनिया के अंदर समाहित हो गया पुनः, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि जो चीज़ें इस दुनिया के अंदर आएगा वो जाएगा भी। इसीलिए पर्यावरण का अगला कार्य हमने लिख दिया है, पर्यावरण अपशिष्टों का आत्मसात करता है। आत्मसात करने का मतलब कि पुनः अपने ही अंदर समाहित कर लेता है और पुनर्जनन की स्थिति फिर होती है, ठीक है ना। उत्पादन एवं उपभोग की गतिविधियां अपशिष्टों का सृजन करती। मैंने जैसे कहा, उत्पादन के दौरान भी कुछ जो है वो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं और उपभोग के दौरान भी कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। इसीलिए तो सतत विकास के अंदर इसी को रखा गया था, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसी टॉपिक को शामिल किया गया था एसडीजी के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास याद है ना, इसी के अंदर जो है शामिल किया गया था, सतत विकास के अंदर ही, कि आपको रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर तो होना ही है, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर भी होना है। हम रिस्पॉन्सिबल कहाँ हैं? जितनी चीज़ों का उपभोग करते हैं उसका हम सही से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। आपको अगर कहा जाए कि आपने जो आज कपड़े पहने हुए हैं, क्या आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को यही करना है। यहाँ पर अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो यही हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि संसाधन तो हमारे पास लिमिट है और उसे हम किस प्रकार से जो है वो बेहतर यूज करके ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक हम उसे प्रयोग में लाएं, जिससे कि हमारे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। हो आप समझदार ही, तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं तो बोला कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पर्यावरण क्या करता है? जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। हमने लिख दिया है पर्यावरण के अंतर्गत नदियाँ, समुद्र, पर्वत, मरुस्थल, वन आदि को शामिल किया जाता है। मनुष्य इस वातावरण का आनंद उठाता है जिससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। हम लोग क्या करते हैं? झरने देखने के लिए चले गए, झील साइड में घूमने के लिए चले गए। ये सब क्या करता है? मानव की जीवन गुणवत्ता को, है ना, हमारी जो क्वालिटी होती है, ह्यूमन क्वालिटी, हम कहते हैं ना क्वालिटी टाइम, है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब अपनी जो जीवन है वो वहाँ पर समय लगाओ ना जहाँ पर आप बेहतर महसूस करते हो अपने आप को, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आप देखिए, आपको प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। टॉपिक समाप्त हो चुका है, सेक्शन ये पूरा हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत रिश्तेदार जुड़ेंगे आपके साथ में, फलाने बहुत सारे लोग हैं आसपास में। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं ना जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं आप पे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब कहोगे सर बेहतर कौन है? तो वैसे हम कहें कि अब जो है बेहतर ना पॉजिटिव ठीक है ज़्यादा, ना नेगेटिव ठीक है ज़्यादा, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, तालमेल बनना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोगों के सामने चुनौतियाँ नहीं आती ना तो हम परेशान हो जाते हैं, और कई बार चुनौतियाँ आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है, ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गम चाहिए, बस दोनों में एक तालमेल चाहिए, है ना। तो यही प्रयास करना है हम लोगों को। ज़्यादातर आप जब स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो कोशिश करिए किताबें पढ़ें या फिर कॉपी पढ़ें, या फिर मोबाइल चला रहे हों, कंप्यूटर चला रहे हों, या फिर घूमने के लिए कहीं चले गए हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज एब्जॉर्ब करनी चाहिए, है ना। मौज मस्ती यही है हमारे स्टूडेंट लाइफ में। फिर कहते हैं कि
अब अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ से निकल करके एक कामगार व्यक्ति हैं, काम करते हैं, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं के डॉक्टर हैं, कहीं के टीचर हैं, तो उस लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ यही तो है, हर एक स्टेज का एक अपना मजा है और ये प्रयास आपको करना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा, सारे प्रश्नों को आपने समझा भी होगा और जिन प्रश्नों पर हमने बात किया ये सारे प्रश्नों का PDF आपको हम अवेलेबल करवा देंगे 10 जून को। ध्यान रखिएगा 10 जून 2022 को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे और जो भी मैंने अभी लेक्चर आपको दिया है सारा आप आसानी से पढ़ पाएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। जय हिंद। आज रखते हैं इतना ही, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए।